नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। चंद्र विजय के बाद भारत का सूर्य नमस्कार 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करके एल1 पहुंचा है आदित्य। और हालो ऑर्बिट में किया गया स्थापित सूर्य के अनसुलझे रहस्यों का पता लगाएगा ये। और आपने देखा है कि पिछले साल चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ चंद्रमा पर विजय पताका लहराने के बाद भारत ने नए साल के पहले सप्ताह में ही सूर्य मिशन के तहत आदित्य को एल1 लैंग्वेज पॉइंट के पास की अंडाकार कक्षा यानी कि हॉलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। और इस उपलब्धि के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने स्वर्णिम इतिहास में सफलता का एक अध्याय और जोड़ दिया है। और सूर्य की कुंडली खंगालने के लिए 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचा है। और देखिए इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा के विज्ञानी ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा को सराहा। और देखिए नासा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिकी एजेंसी है नासा, उसकी बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे 29 जुलाई 1958 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एल1 के पास यह होगा लाभ, एल1 बिंदु के पास कक्षा में रखे सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी छाया ग्रहण के लगातार देखा जा सकेगा। और इससे सौर गतिविधियों व अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखा जा सकेगा। और एल1 का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य की ओर होंगे और शेष 3 पेलोड एल1 पर ही एक क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। उसी की बात हो रही है। और आत्मनिर्भर भारत का नायाब उदाहरण है आदित्य एल1, ये कह रहा है। महादेव ऐप आरोप पत्र में भी बघेल का नाम, ईडी के पूर्व आरोप पत्र से बढ़ सकती है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री की सीएम की मुश्किलें। ये आप सभी जानते हैं कि महादेव एक सट्टा ऐप है, उसी में आप देखते हैं कि फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये, कौन? भूपेश बघेल, इनका नाम भी आ रहा है। 508 करोड़ बघेल को देने की बात कही थी आरोपित ने। आरोप पत्र में घटनाक्रम, असीम को शुभम सोनी ने 25 अक्टूबर 2023 को दुबई बुलाया, उसे बघेल तक पहुंचाने के लिए नकदी उपलब्ध कराई और दास के फोन से वॉइस मैसेज बरामद किया गया और जिसमें सोनी उससे बघेल को 8 से 10 करोड़ पहुंचाने का निर्देश देता है। 2 नवंबर 2023 को ईडी ने असीम के पास से 5.39 करोड़ रुपए जब्त किए थे और दास ने माना उसे सोनी ने भूपेश बघेल तक नकदी पहुंचाने का काम सौंपा था। और सोनी के ईमेल, पत्राचार और चंद्रभूषण वर्मा सहित अन्य गवाहों के बयानों से संकेत मिलता है कि भीम सिंह यादव ने लाइजनिंग मनी के भुगतान में महादेव ऐप के लिए माध्यम के रूप में काम किया है। और इन तथ्यों का भी जिक्र किया गया कि 1800 पन्नों के आरोप पत्र में जांच एजेंसी की ओर से दुबई में 99.46 करोड़ के फ्लैट और 1 लाख जब्त करने की बात, एक प्लॉट जब्त करने की बात कही गई है। ईडी ने महादेव ऐप के कार्यकारी नीतीश दीवान के बयान को भी शामिल किया है। उसे ने बताया है कि ऐप और सहायक कंपनी रेड्डी अन्ना ब्रुक 3200 पैनलों का संचालन करती है और इससे रोज 40 करोड़ रुपए आय होती है। और दीवान ने आप देखिए ईडी को बताया कि छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के करीब 3500 कर्मचारियों को दुबई के 20 विला में रखा गया था और कर्मचारियों के भोजन, आवास, दवा, यात्रा और वीजा पर होने वाला खर्च प्रमोटर ही वहन करते थे। सितंबर 2022 में प्रमोटरों ने दुबई में सक्सेस पार्टी का आयोजन किया था जिसमें बॉलीवुड के सितारे भी गए हुए थे। और देखिए ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही। ये एजेंसी भी काफ़ी चर्चा में बनी रहती है। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक साथ चुनाव पर कोविंद समिति ने लोगों से मांगे सुझाव और 15 जनवरी तक प्राप्त सुझाव पर विचार किया जाएगा। हाल में राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर मांगा था सुझाव। ये आप देखिए कि विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, एक साथ चुनाव एक बार में ही करवाने की बात हो रही है। अभी आप देखते हैं कि हर साल में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं।
ये दवा कंपनियों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं के उत्पादन से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है और इसमें कहा गया है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दवा बनाने में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक का पालन करना होगा। दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेनी होगी। और देखिए, डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और न्यू कहा जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। बांग्लादेश में आज आम चुनाव, सेना की जीत लगभग तय मानी जा रही है। देखिए, ये बांग्लादेश, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये बांग्लादेश देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। नीट पीजी परीक्षा जुलाई में आयोजित होने की संभावना हो रही है। अलास्का एयरलाइंस के विमान की उड़ान के दौरान निकली खिड़की। 171 यात्रियों को लेकर कैलिफोर्निया जा रहा था ये विमान, और विमान को पोर्टलैंड में करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। कई बार इस तरह के हो जाते हैं। घाटी में 3 दशक बाद खुले आनंदेश्वर भैरव मंदिर के कपाट। ये आतंकवाद के चरम दौर में घाटी श्रीनगर की बात हो रही है, में जो मंदिर बंद हो चुके थे उनके ताले फिर से खुलने का क्रम जारी है। शनिवार को श्रीनगर के लाल चौक से सटे मेसोमा में स्थित आनंदेश्वर भैरव मंदिर के कपाट 3 दशक से अधिक समय बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर खुलने के बाद यहां विशेष पूजा और हवन किया गया है। अरब सागर और अदन की खाड़ी में भारत के 6 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। जहाजों को डाकुओं और हमलों से करेंगे सुरक्षा। लाइबेरियाई जहाज के अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी नौसेना। ये आप क्या है कि अरब सागर में आप देखते हैं कि यहाँ लूट हो रही है, काफी इन्हीं की बात हो रही है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। संकल्प से सिद्धि की दिखने लगी गुलाबी तस्वीर। 1 करोड़ से अधिक देशवासी प्रतिदिन मेट्रो में सफर कर रहे हैं और 20 वर्षों में गुजरात में 4.5 लाख करोड़ का विदेशी निवेश आया है। और शहरी विकास मंत्रालय का दावा, देश की लगभग सभी मेट्रो लाभ में चल रही हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे हैं प्रयास। और उच्च शिक्षा में नामांकन का लक्ष्य 2 गुना रखने की बात भी हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय 55,239 रुपये बढ़ी। और प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष थी, आप देखेंगे, 3,89,529 रुपये। इस साल हो गई है 4,44,768 रुपये। और दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय में जारी की स्टैटिस्टिकल हैंडबुक 2023 और साल भर के पूरे बिलिंग साइकिल में 3.41 करोड़ बिजली बिल जीरो आया, ये भी बताया जा रहा है। मोदी की गारंटी का मतलब सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जयशंकर साहब कह रहे हैं हमारे। केरल में विकसित भारत संकल्प यात्रा को विदेश मंत्री ने किया संबोधित। न्यायपालिका में तकनीक न्याय को लोकतांत्रिक बनाने वाला कदम है, सीजीआई कह रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं। अमित शाह नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की करेंगी अध्यक्षता। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की बात हो रही है। एक साथ चुनाव पर विभिन्न फॉर्मूला की पड़ताल कर रहा है विधि आयोग। और आप देखिए, पहले चरण में लोकसभा विधानसभा साथ कराने पर विचार हुआ। दूसरे चरण में निकाय चुनाव भी किए जा सकते हैं शामिल इसमें। अब आप देखते हैं कि क्या होता है इसमें। वही नई बात नहीं है, पहले से ही इस तरह की मांग होती आ रही है और पहले भी एक साथ ही चुनाव होते थे। ठीक है। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनाएगा फैसला। ये आप देखते हैं कि 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे ना, और बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामला था, उसी की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को फैसला आना है। कर्नाटक में मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण को चुनौती देने की याचिका पर होगा विचार। और हिंदू रिलीजियंस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट के प्रावधानों को दी गई चुनौती। इस कानून से सरकार ने लगभग 3,400 मंदिरों प्रबंधन अपने हाथ में ले रखे हैं। और देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारा सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद कितना 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है।
और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। पिछले साल 350 एनसीसी कैडेट नौसेना में शामिल हुए, नौसेना प्रमुख बता रहे हैं। सीबीएसई के नाम पर खेल प्रतियोगिताएं करा रहे हैं संगठन, रहे सतर्क, ये भी कहा जा रहा है। आव्रजन ब्यूरो एलओसी को स्वयं नहीं हटा सकता है। आव्रजन ब्यूरो एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं बैठ सकता है। सामग्री पर केवल सक्षम क्षेत्राधिकारी वाली अदालत में ही सवाल उठाया जा सकता है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। आप देखेंगे ये आपकी राजनीति की खबरें हैं। और आप लोग जानते हैं कि 2024 में है लोकसभा के चुनाव, तो उसी को गठबंधन को लेकर बातें हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोप भी चल रहा है। और आपको बता दूं लोकसभा में 543 सीटें हैं और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल हो गई तो आप लोग लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। और नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे इसके। अयोध्या में आप देखते हैं भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं सब। प्रधानमंत्री साहब जाएंगे, आप देखेंगे। एक जरूर इतिहास पूरा इसका याद रखिए कब क्या हुआ, ठीक है। और सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है ना, उसमें एक क्लास आपको मिल जाएगी, पूरा इतिहास बताया गया, एक सामान्य जानकारी। समृद्धि की राह प्रशस्त करते प्रयास, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में निरंतर अपनी स्थिति सशक्त कर रहा है भारत। गरीबी उन्मूलन को लेकर भी खासा सक्रिय है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भी बीते करीब एक दशक में भारत के गरीब उन्मूलन प्रयासों की सराहना की गई है। कोई देश तभी असल विकास कर सकता है जब वहां के नागरिकों की आर्थिकी भी बेहतर हो। केंद्र सरकार की कई योजनाएं देश में बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल गरीबी को कम करने में सहयोग कर रही है। और नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट इसका स्पष्ट संकेत देती है, और जिसमें गरीबी कम होने की दर बहुत तेजी से बढ़ी है। नौकरी के भरोसे रहने वाले देश में स्वरोजगार को भी नया आयाम मिला है। रेहड़ी ठेले वालों से लेकर आप देखिए आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, युवाओं के लिए स्वनिधि और मुद्रा जैसी योजनाएं हैं, जो शहरी युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया भी है। 2024 में इन सरकारी योजनाओं से देश के नागरिकों के जीवन में आर्थिक समृद्धि के संचार होने की संभावना है। और स्वनिधि गलियारा बनाकर रेहड़ी ठेले वालों की आर्थिकी की को दी गई गति। कभी खाने के थे लाले, अब कचरे से हर दिन 3 करोड़ रुपए आए हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में कुलगाम स्थित अपनी कचरा प्रबंधन इकाई में तारिक अहमद आप लोग ऐसे देख रहे होंगे। ये मोटिवेशनल कहानी आप लोगों के लिए भी हो सकती हैं। और आज संडे है तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह की कहानियां देखने को मिलती ही है। और आज रात 8 बजे हम लोग लाइव आके जुड़ेंगे, तो आपके जो भी सवाल हो सुझाव हो तो जरूर आप लोग रखिएगा। जन जन की आर्थिकी बेहतर कर रही है योजनाएं। 8 करोड़ लोग देश में लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई क्षेत्र में काम करते हैं। 25 करोड़ लोग भारत की कुल वर्कफोर्स में ऐसे हैं जो कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। और 65% हिस्सेदारी देश की कुल वर्कफोर्स में एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों की है। 68% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जहां गरीबी का प्रभाव अधिक है। 13.7% गरीब भारत के शहरों में रहती है। 26% गरीब आबादी देश के गांव में रहती है। और 2 लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स यानी सहकारी समितियां 5 वर्ष में बनाई गई। 37 करोड़ लोग देश में बहुआयामी गरीबी से वर्ष 2015-16 में प्रभावित थे। आंकड़े नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2023 के आधार पर है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थापित करके आया था ना, उसी की बात हो रही है। 16.4 गरीब भारत में वर्ष 2019-21 तक थे। वर्ष 2015-16 से उक्त अवधि तक प्रति वर्ष गरीबी के आंकड़ों में करीब 10% की कमी दर्ज की गई है। 30.6% प्रति हजार रह गई है भारत में वर्ष
2021 में बाल मृत्यु दर जो 2014 में 46.2 थी। यूनिसेफ की रिपोर्ट में यह आंकड़ा भारतीय बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य का प्रमाण है। 2015-16 में 21.1% से घटकर वर्ष 2019-21 में यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार पोषण की कमी 11.8% हो गई है। 8 वर्षों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3 करोड़ घर पीएम आवास योजना में बनाए गए हैं। 9.5 करोड़ गरीब महिलाओं को पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, और जिससे देश में बीते 9 वर्षों में आप देखिए एलपीजी कनेक्शन की कुल संख्या दुगनी होकर 31.2 करोड़ पहुंच गई है। और आप देखिए 2019 से 21 की अवधि में 97.9% भारतीयों के पास बिजली पहुंच चुकी। यह आंकड़ा यूएनडीपी की रिपोर्ट का है। और 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है देश में रेहड़ी ठेले वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना में किया गया। इसका लाभ पटरी दुकानदारों को मिल सका। और आप देखिए 4 केंद्रीय योजनाएं पीएम किसान सम्मान निधि, मनरेगा, उज्ज्वला, पीएमजेकेएवाई के माध्यम से हुई बचत से देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मासिक आय में वृद्धि हुई है। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य क्रांति घोष ने एक अध्ययन में यह बात की है। 10 लाख करोड़ की यूरिया सब्सिडी किसानों को बीते 10 वर्ष में दी जा चुकी है, और इससे किसानों का पर वित्तीय बोझ भी कम हुआ है। 10 करोड़ युवाओं व महिलाओं को पीएम मुद्रा योजना से स्वरोजगार करने में मदद मिली है, और उनकी आर्थिकी में सुधार भी हुआ है। 8 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के बीते नवंबर में पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर 2,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। 6,000 रुपए वार्षिक निधि के तहत यह 15वीं किस्त थी। 2024 के बजट से में मनरेगा के आवंटन में वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है, ताकि सरकार के गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को और गति मिले। 39% वृद्धि वर्ष 2024-25 में बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित राशि में किए जाने की संभावना मीडिया रिपोर्ट में व्यक्त की गई है। इससे पीएम किसान सम्मान निधि के साथ फसल बीमा की राशि बढ़ाने में भी शामिल बताया जा रहा है। और देखिए याद रखिए, आंकड़े भी आप लोग याद रख सकते हैं, और इन योजनाओं के बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। किसी संस्था का उल्लेख हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। ये आप देखिए, सूर्य का रहस्य खंगालने के लिए आदित्य में लगे 7 पेलोड। ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत के अतीत, वर्तमान और भविष्य का पता लगाने के लिए भारत के पहले सौर मिशन आदित्य में 7 पेलोड लगे। इस मिशन के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पर नजर डालते हैं, और इससे डायरेक्ट एमपीपीएससी में क्वेश्चंस पूछ लिया है, प्रीलिम्स में कई एग्जाम में पूछ रहा है, तो इसलिए कहता हूं मैं कि थोड़ी जानकारी रखा करिएगा। L1 में लगी ए पेलोड, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, ए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। क्यों महत्वपूर्ण है सूर्य का अध्ययन? सूर्य परमाणु संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य के फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की यह परत प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का तापमान कई लाख डिग्री सेल्सियस है। यह पराबैंगनी और एक्सरे विकिरण भी उत्सर्जित करती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए घातक है। यह रहस्य है कि कोरोना सूर्य की आंतरिक परतों की तुलना में बहुत अधिक गर्म है। कैसे है? और इसके साथ ही आदित्य L1 के पेलोड सूर्य के कई रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करेंगे, और इसके अलावा सूर्य पर विस्फोटकों की निगरानी और सौर हवा का भी अध्ययन करने के लिए सौर वातावरण और कोरोना की लगातार निगरानी करने की जरूरत है। इस कार्य को जितना संभव हो सके सूर्य के करीब से पूरा किया जाना चाहिए, और इससे आप देखिए सौर विस्फोट की पूर्व चेतावनी देने में मदद मिलेगी, और उनका कारण होने वाले व्यवधान को कम करने के लिए कदम उठाने में भी मदद मिलेगी। सौर कंपन का अध्ययन करने के लिए सूर्य की निगरानी जरूरी है। जिस तरह पृथ्वी पर भूकंप आते हैं उसी तरह सौर भूकंप भी आते हैं, सौर भूकंप, और जिन्हें कोरोनल मास एजेक्शन कहा जाता है। सौर कंपन का अध्ययन करने के लिए सूर्य की निगरानी जरूरी है, क्योंकि जो पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्रों को बदल सकती है, कभी कभी ये उपग्रह को नुकसान पहुंचाते हैं। कोरोनल मास एजेक्शन के कारण उपग्रहों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो सकते हैं। सूर्य मिशन का उद्देश्य तो सौरमंडल की गतिशीलता का अध्ययन करना, कोरोना से विशाल पैमाने पर निकलने वाली ऊर्जा के बारे में अध्ययन करना, प्लाज्मा
कि भौतिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सौर वातावरण से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर विस्फोट का अध्ययन करना, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझना और सौर कंपन का अध्ययन करना। 1440 तस्वीर प्रतिदिन भेजेगा VELC आदित्य मिशन से जुड़े विज्ञानियों के अनुसार विजिबल इमेशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड ग्राउंड स्टेशन पर 5 साल तक प्रतिदिन 1440 तस्वीर भेजेगा। पहली तस्वीर फरवरी के अंत तक उपलब्ध हो जाएगी। ये आप देखिए L1 क्रूज चरण 15 लाख किलोमीटर, धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने का चरण, पृथ्वी केंद्रित कक्षा में बदलाव। क्या काम करेंगे ये पेलोड? आदित्य L1 राष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी वाला पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है। बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने विजिबल इमेशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड को बनाया है। यह CME की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने विकसित किया है। यह फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीर लेगा और सौर विकिरण को भी मापेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य सौर पवन और आयनों के साथ साथ सौर ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और ज्वालाओं का अध्ययन करेगा। एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स L1 पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। ये आप देखिए इतनी जानकारी, मुझे लगता है कि इसके बारे में याद रखिएगा, काफी है आप लोगों के लिए। ये सब नोट कर सकते हैं आप लोग। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आप देखिए ये संपादकीय पाठ है आपका। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाता है। चलिए तो इसके बारे में देख लेता हूं संपादकीय पाठ को। लोकतांत्रिक व्यवस्था की परीक्षा का साल। आप देखिए क्यूबा के स्वतंत्रता सेनानी कवि हुजी मार्ती ने कहा था कि भरोसा नहीं है होता है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें, क्योंकि उस पर वोटर के हित ही नहीं, उसकी जिंदगी, मान सम्मान और भविष्य सब दांव पर लगा होता है। इस वर्ष दुनिया के आधे से अधिक लोग अपना भरोसा दांव पर लगाने जा रहे हैं, क्योंकि यह इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी वर्ष है। इस वर्ष करीब 75 देशों में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें अमेरिका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान, यूरोप, इंडोनेशिया, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ईरान प्रमुख है। ब्रिटेन और कनाडा में भी इसी वर्ष चुनाव होने की संभावना है। विडंबना यह है कि यह चुनावी वर्ष लोकतंत्र के पर्व की जगह उसकी परीक्षा सिद्ध होने जा रहा है, और सबसे बड़ा कारण अमेरिका का राष्ट्रपतीय चुनाव है, जहां नियमबद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने वाले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिर से चुनावी दंगल में उतरने की प्रबल संभावना है। उन पर चुनावी हार स्वीकार न करने, लोगों को बगावत के लिए उकसाने, अराजकता फैलाने के आरोप है, और इसके आधार पर उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की कानूनी कोशिश चल रही है। पर इसके लिए संविधान के जिस संशोधन का प्रयोग करने का प्रयास हो रहा है, वह 160 वर्ष पहले अमेरिकी गृह युद्ध में शामिल नेताओं पर पाबंदी लगाने के लिए बना था, और उसका प्रयोग आज तक किसी नेता को रोकने के लिए नहीं हुआ है, और न ही बगावत में शामिल होने या उसे उकसाने की व्याख्या की गई है। और ट्रंप के विरोधियों और प्रतियोगियों की परेशानी यह है कि रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप समर्थकों की संख्या बल को देखते हुए उन्हें उम्मीदवार बनने से रोक पाना असंभव सा है। वह उम्मीदवार बन गए तो अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की नियमबद्ध व्यवस्था के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। यदि वह हारे तो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करके अराजकता फैला सकते हैं, और यदि जीत गए तो लोकतांत्रिक परंपराओं को ताक पर रखते हुए मनमाने फैसले कर सकते हैं। रूस के साथ चल रहे युद्ध में यूक्रेन से लेकर नाटो संगठन के सहयोग, फलस्तीनी संकट के समाधान और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम, सबके अस्तित्व का संकट खड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ा संकट तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका के नेतृत्व में गठित संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की देखरेख में चली आ रही नियमबद्ध व्यवस्थाओं का मर रहा है, जिसे अब हर कोई चुनौती दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र में कार्यकारी अधिकारों वाली एकमात्र संस्था, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के बाद रूस राष्ट्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के मौलिक सिद्धांतों को ताक पर रख यूक्रेन को हड़पना चाहता है।
और परिषद का दूसरा स्थायी सदस्य अमेरिका गाजा में इजरायली हमलों में हो रही तबाही को रोकने के लिए जरूरी युद्ध विराम के प्रस्ताव को रोक रहा है। तीसरा स्थायी सदस्य चीन ताइवान की प्रभुसत्ता छीनकर उसे हड़पना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव पारित करती है, पर उसके पास प्रस्ताव के क्रियान्वयन का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद जिसके पास अधिकार है वह सदस्यों के निहित स्वार्थों के कारण उसका प्रयोग नहीं करना चाहती है। आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है, जिसमें आप देखते हैं कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी किसी प्रस्ताव के विरोध में चला जाता है तो प्रस्ताव पास नहीं होता है। विश्व में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली भयावह अराजकता फैलती जा रही है, और इससे भी भयावह अराजकता सूचना और प्रचार के क्षेत्र में फैल रही है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से तैयार डीप फेक जैसी तकनीक के विकास में ने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अमेरिका के पिछले चुनाव में आरोप लगे थे। रूस, चीन जैसे देशों ने मिथ्या और भ्रामक प्रचार के जरिए चुनावी लहर बनाने के लिए इंटरनेट मीडिया का जमकर प्रयोग किया था, और इस बार डीप फेक जैसी तकनीक के जरिए चेहरे, आवाज और घटनाओं की नकल कर ऐसे जाली वीडियो तैयार किए जा सकते हैं जो असली जैसे ही लगेंगे, और इससे निपटने के उपाय खोजे तो जा रहे हैं, लेकिन तकनीक विकास की गति खोज की रफ्तार से कहीं तेज है। वैसे भी आप देखिए हिंडनबर्ग अडानी प्रकरण की तरह, और इनसे होने वाले नुकसान तत्काल होते हैं और तथ्य सामने आने तक देर हो चुकी होती। इसलिए नियामकों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं को भी एआई की तकनीक को गहराई से समझना होगा। और इसी माहौल में भारत में भी आम चुनाव होने जा रहे हैं, जो अमेरिका के चुनाव के बाद इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा। भारत में चुनावी पराजय को स्वीकार न करने और सत्ता हस्तांतरण में अराजकता फैलाने जैसी घटनाएं नहीं होती हैं, परंतु चुनाव आयोग और ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल जरूर उठाए जाते हैं। और भारत में बड़ी समस्या सदनों के संचालन में आ रही। पिछले दिनों संसद की सुरक्षा में लगी सेना को लेकर मचे बवाल की मिसाल ही ले लें। हर लोकतांत्रिक देश की तरह भारत में भी सदन के संचालन सुरक्षा की जिम्मेदारी सभापति की होती है, फिर भी जवाब गृहमंत्री से मांगा गया। यही हिंडनबर्ग अडानी मामले में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने जांच समिति बैठा दी। शेयर बाजार की नियामक संस्था से भी जांच कर रही थी, फिर भी संसदीय समिति और विशेष जांच समिति की मांग की गई। आखिर क्यों न्यायालय ने ठीक ही कहा कि नियामक संस्थाओं के होते हुए हर मामले पर विशेष समितियां नहीं बिठाई जा सकती हैं। और एक और आप देखिए संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता छीनने के आरोप लगाए जाते हैं, पर दूसरी ओर आप देखते हैं कि जब संस्थाएं स्वायत्तता से काम करती हैं तो उन्हें करने नहीं दिया जाता है। अदालतों में यदि आप जजों के हर निर्देश पर हो हल्ला मचाने लगे तो वे कैसे चलेगी। संसद तो अदालतों की भी अदालत है, और आप देखिए देश का कानून बनाती है, क्या उसे स्वयं कायदे कानून पर नहीं चलना चाहिए। अपनी राय रखने और सवाल करने के कायदे कानून बने हुए हैं, और उन पर चलते हुए कुछ करके दिखाओ तो संसदीयता कहलाती है। ब्रितानी संसद में अराजकता तक फैलाने वालों को संसद निकाल दिया जाता है। और क्या ब्रिटेन में लोकतंत्र नहीं है। भारत में संसदीय अराजकता की स्थिति इतनी गंभीर हो चली है कि मतदाता को ही कुछ करना होगा। लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं, इनका शिवकांत शर्मा के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। संकल्प टूटने से नए साल की शुरुआत। अभी नए वर्ष को बीते 3 दिन भी नहीं हुए थे कि एक एक करके सारे संकल्प खेत हो गए। आप देखते हैं कि नया साल आता है ना तो बड़े बड़े संकल्प बनाए जाते हैं, तो उसी की बात हो रही है। आप लोग टाइम टेबल से देख सकते हैं कि हम एक टाइम टेबल बनाते हैं, 1-2 दिन चलते हैं, फिर भूल जाते हैं। इस वर्ष 10 बड़ी आबादी वाले देशों में होने वाले आम चुनाव। आबादी करोड़ की बात करें तो भारत 144, अमेरिका में 34.1, इंडोनेशिया में 29.9 करोड़ में है ये, और पाकिस्तान में 24.3, बांग्लादेश में 17.4, रूस में 14.4, मेक्सिको में 12.9, ईरान में 8.95, ब्रिटेन में 6.79 और दक्षिण अफ्रीका में 6.7 करोड़। यहाँ भी एक कॉलम रहता है। अच्छा, सृष्टि का प्रयोजन। इस ब्रह्मांड में असंख्य सौर मंडल हैं जिनका रहस्योद्घाटन नहीं हो सका। यह भी ज्ञान नहीं हो सका कि धरती के अलावा जीवन कहाँ है। ऐसे में विविध जीवों का पोषण करने वाली यह धरती कितनी विलक्षण है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इस सृष्टि का प्रयोजन जीवात्म का कल्याण है, और जिसकी सिद्धि में यह धरती अहिर्निश उत्तरदायित्व निभाती है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा, दिलचस्पी हुआ करे तो। एक साथ चुनाव। यह अच्छा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के साथ विधि आयोग भी विचार कर रहा है, और इस विषय पर विधि आयोग की ओर से भी विचार किए जाने से यह पता चल सकेगा कि लोकसभा संघ विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए कानूनों में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। और एक साथ चुनाव में कोई अड़चन है तो यदि
यही कि यदि केंद्र या राज्य सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले गिर जाती है तो क्या होगा। यह ऐसी अड़चन नहीं है जिसे दूर ना किया जा सके। एक साथ चुनाव के सुझाव पर विपक्षी दलों की चाहे जो आपत्ति हो और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। 1967 के पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। एक साथ चुनाव के विचार का विरोध करने वालों को इससे भी परिचित होना चाहिए कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ ही होते हैं। इस विचार के विरोधी यह तो जो तर्क देते हैं कि एक साथ चुनाव कराने से जनता के समक्ष दुविधाएं पैदा हो सकती हैं, और इसमें इसलिए कोई दम नहीं, क्योंकि उड़ीसा आंध्र प्रदेश के मतदाता यही प्रकट करते चले आ रहे हैं कि उन्हें लोकसभा संघ विधानसभा चुनाव में कोई समस्या नहीं है, और स्पष्ट है कि जनता के हितों की फर्जी आड़ ली जा रही है। और जो भी दल एक साथ चुनाव का विरोध कर रहा है वे वस्तुतः जनहित और देश हित से अधिक महत्ता अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों को दे रहे हैं। अब आप देखिए कि आपने देखा होगा, दिल्ली में देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव हुए तो 7 सीट बीजेपी को मिले, और विधानसभा के चुनाव हुए तो एक तरफ आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की जीत हुई और बीजेपी हार गई बहुत बुरी तरह से। और कहा जा रहा है कि अगर एक साथ चुनाव हुए तो देश के मुद्दे हावी रहेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे, राज्यों के मुद्दे दब जाएंगे, तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इन्हें नुकसान होगा, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं। और यह किसी से छिपा नहीं है कि रह रहकर होने वाले विधानसभा चुनाव जन कल्याण और विकास के कामों में बाधा खड़ी करने के साथ ही किस तरह देश के संसाधनों के लिए बोझ भी बनते हैं। एक साथ चुनाव के विरोधी प्राय यह भी दलील देते हैं कि ऐसा करने से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। यह दलील भी खोखली ही है, क्योंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ने यह मांग नहीं की कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव अलग अलग कराए जाएं। उचित यह होगा कि एक साथ चुनाव के विरोधी दल अपने निराधार विरोध का परित्याग करें और यह समझे कि इस मामले में उनकी ओर से जनता के हितों की जो आड़ ली जाती है उसका कोई मूल्य नहीं है। वे आम जनता से पूछेंगे तो वही जवाब मिलेगा जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की जनता का रहता है। कुछ दल जनता की आड़ लेकर ईवीएम का भी विरोध करते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि आम लोग मतपत्रों के जरिए चुनाव के पक्ष में नहीं है। एक तो उन्हें उम्मीदवार ईवीएम पर यकीन है, दूसरा भी इससे भी अवगत है कि मतपत्रों से चुनाव में किस तरह धांधली होती थी। एक साथ चुनाव और ईवीएम पर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं की आवाज को जनता की आवाज बताकर देश को गुमराह करने का ही काम कर रहे हैं। नशे पर नकेल, स्मैक, ब्राउन शुगर, हीरोइन जैसा नशा युवा पीढ़ी को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है, अन्यथा एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो की राह पर जा रही है, चली जाएगी। इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है, सुनियोजित तरीके से युवाओं को इसकी लत लगाई जा रही है। बिहार में 2 दिन पहले स्मैक की पुड़िया बेच रहे आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह की गिरफ्तारियां पहले भी हो चुकी हैं। पुलिस की कार्रवाई गति पकड़ती है तो ऐसे छोटे मोटे आपूर्तिकर्ता पकड़े जाते हैं। ये अच्छी बात है कि लेकिन इसके सरगना पकड़ से बाहर है। जब नशे की पुड़िया पकड़ी जा रही है तो स्पष्ट है कि यह बाजार में उपलब्ध है, शहर से गाँव तक इसकी आपूर्ति की जा रही है। इसके पीछे कौन है, कहाँ से मंगाई जा रही है और इसका नेटवर्क कहां कहां से जुड़ा है, इसकी पड़ताल करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई बहुत आवश्यक है। एक पूरी पीढ़ी को नशे की लत लगाने का खतरनाक षड्यंत्र है, इसके बाद उसे अपराध की दुनिया में धकेल देना, और इसके प्रमाण हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां नशे की लत पूरी करने को पैसे के लिए चोरी छिनैती ही नहीं, हत्या तक कर दी गई, और जो नशे के शिकार हुए उनका परिवार तंग तबाह हो चुका। यहां तक कि लड़कियां भी इसमें शामिल हैं जिनके साथ अप्रिय घटनाएं हुई हैं। यह बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर शासन प्रशासन को पूरी गंभीरता से एक अभियान के रूप में इसके विरोध पूरे राज्य में कार्रवाई करनी होगी, तभी इस धंधे में शामिल समाज के दुश्मन गिरफ्त में आएंगे। नशे का धंधा खेल राज्य के कोने कोने तक पहुंच चुका है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, बिहार शरीफ, कहीं भी चले जाएं, स्मैक और ब्राउन शुगर की पुड़ियां खरीदी बेची जा रही हैं। पहले यह शहरों तक सीमित था, लेकिन हाल के दिनों में इसकी पहुंच गांव तक हो गई है। इसे रोकने की बड़ी चुनौती है, जिसमें समाज के लोगों को भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। किसी भी घर के बच्चे, युवा इसकी चपेट में आ सकते हैं। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में अंतर, और आप देखिए, रोगों से लड़ने के लिए एक स्वस्थ इम्यून सिस्टम अथवा प्रतिरक्षा प्रणाली का होना जरूरी है, लेकिन देखा गया है कि रोगों का मुकाबला करने के लिए कुछ लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली अलग अलग ढंग से काम करती है, और इसी तरह वैक्सीन या दवाओं के प्रति लोगों के रिस्पॉन्स में भी भिन्नता पाई गई है। दुनिया के विज्ञानी इस भिन्नता के लिए जिम्मेदार कारणों का पता लगाना चाहते हैं और एक व्यापक डाटाबेस बनाना चाहते हैं। इस संबंध में ह्यूमन इम्यूनोम प्रोजेक्ट के नाम से एक महत्वाकांक्षी प्रयास इसी साल आरंभ होने जा रहा है। इसके तहत दुनिया भर के हजारों स्वयंसेवकों से डाटा एकत्रित किया जाएगा। यह प्रयास विभिन्न कंपनियों, सरकारी एजेंसियों, विश्वविद्यालयों के एक अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम द्वारा समर्थित है। इस प्रोजेक्ट के जरिए रक्त और ऊतक के नमूनों में इम्यून सिस्टम
संबंधी हजारों विभिन्नताओं की जांच की जाएगी। विज्ञानी यह जानना चाहते हैं कि ये अंतर टीकों और दवाओं के प्रति हमारी प्रक्रियाओं और बीमारी के प्रति हमारी संवेदनशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं। प्रतिरक्षा कोशिकाओं की विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। उन्हें सूचीबद्ध करने से शोधकर्ताओं की प्रतिरक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य की सही तस्वीर प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। HIP डाटा का उपयोग नए AI मॉडल में भी किया जाएगा, जो पूरी आबादी में प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी कर सकती है। कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में लिपिड प्रोफाइल एक मरीज के हृदय के स्वास्थ्य और बीमारी के जोखिम के बारे में बहुत कुछ बताता है। हालांकि इम्यूनोलॉजी में सरल मापों का कोई समकक्ष सेट नहीं है जो किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली की स्थिति को दर्शाता है। कुछ डाटा एक मोटा अनुमान प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए न्यूट्रोफिल एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका की कम संख्या वाले मरीजों में संक्रमण का खतरा होता है, लेकिन ऐसे आंकड़े सीमित हैं। HIP का लक्ष्य माप का एक समान समूह प्रस्तुत करना है जो लिपिड प्रोफाइल की तरह प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज की झलक प्रदान कर सके। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में भिन्नता और विविधता पर बहुत कम अनुसंधान हुआ है। आयु, लिंग, आहार, रहन सहन की स्थिति, पिछली बीमारी का जोखिम और अनुवांशिकी सहित कई कारक प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य को प्रभावित करते हैं। इस बारे में अधिकांश अध्ययन छोटी और समरूप आबादी पर किए जाते हैं और जिससे प्रतिरक्षा भिन्नता की सटीक तस्वीर नहीं मिलती है। HIP का लक्ष्य विविधता की कमी को दूर करना भी है। ये छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख लिया करिएगा। भक्ति, ज्ञान और सदाचार की त्रिवेणी। अयोध्या में 12 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किए जाने के लिए कारण समूचा देश राममय है और ऐसे में हमें महान गायक मुकेश का भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने आज से 5 दशक पूर्व श्री रामचरितमानस का पाठ लोगों को सुगमता से सुलभ करवाया था और मुकेश का यह पाठ आज भी व्यापक रूप से लोकप्रिय है। ये आप देखिए, छपने की तमन्ना, तंज कसा जाता है। अदम साहस का आख्यान। यह पुस्तक पाकिस्तान पर 1971 में भारत की ऐतिहासिक विजय से जुड़े शौर्य व साहस का रोचक आख्यान प्रस्तुत करती है। उन घटनाओं से भविष्य के लिए सीख लेने को भी प्रेरित भी करती है। सफलता की अनूठी कहानियाँ। पढ़ने के मन हुए तो पढ़ सकते हैं, किताबें ले सकते हैं। तपोवन संस्कृति और श्री राम का उदात्त। 11 फोकस सेक्टरों की मदद से बढ़ेगा निर्यात। इन सेक्टरों को बढ़ावा देने से भारत की चीन से आयात पर कम होगी निर्भरता। 500 अरब डॉलर तक निर्यात ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है इन सेक्टरों में 2030 तक। चाइनीज सेक्टरों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन देने से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा। सेमीकंडक्टर निर्माण की पूरी चेन को घरेलू स्तर पर विकसित करना चाहती है सरकार। लाल सागर संकट में 60% बढ़ सकता है ढुलाई लागत, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ डकैती डल रही है। 1 मार्च से ई चालान विवरण के बिना नहीं बनेगा ई-वे बिल। चलिए, ये वर्ष 2024 के पहले सप्ताह में 4,773 करोड़ का विदेशी निवेश आया हुआ है और आप देखते हैं ईवी संयंत्र में 2 अरब डॉलर का निवेश करेगी वियतनामी कंपनी। ज़्यादा उत्पादों पर लागू होंगे गुणवत्ता मानक। ये अच्छी बातें चल रही हैं। ई-कॉमर्स मंच जालसाजों के लिए शौक नहीं बन सकते हैं, हाईकोर्ट कह रहा है। चलिए, ये भी बातें होती रहती हैं। ये आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं चल रहा है। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भी चुनाव की बातें चल रही हैं। वहाँ रूस, यूक्रेन, वहाँ इजराइल, हमास के बीच खूब चल रहा है, आप देख रहे हैं। लोकतंत्र को नष्ट कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन कह रहे हैं। अमेरिका में चुनाव है ना 2024 में ही, तो उसी को लेकर बातें यहाँ भी होने लगी हैं। ये आप देखेंगे खेल का क्षेत्र है, खेल से जुड़ी हुई खबरें हैं। ऑस्ट्रेलिया की पाक पर लगातार 17वीं जीत। कंगारू ने मेजबानी में बनाया अनोखा रिकॉर्ड। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से किया क्लीन स्वीप पे। चलिए, अच्छी बातें हैं, गलत कहाँ है। ABARS पर विचार कर रहा है AIFF। 24 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अतिरिक्त वीडियो समीक्षा प्रणाली के ट्रायल में भारत को शामिल करने के लिए खेल के नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड को पत्र लिखा है इसमें। और VAR को पहली बार 2016-17 में फीफा की प्रतियोगिता में उपयोग किया गया था। AIFF अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कहा कि हम VR को लागू करने के लिए कार्य जारी रखेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि ABRS की शुरुआत के लिए भारत जैसा देश अच्छा विकल्प हो सकता है।
भारतीय कुश्ती महासंघ से निलंबन हटे। संजय सिंह कह रहे हैं अभी चुनाव हुआ था, 3 दिन भी इनकी कुश्ती नहीं रह पाई और निलंबित कर दिया गया। हैदराबाद फार्मूला ई रेस रद्द हो गई। फार्मूला ई ने तेलंगाना की नई सरकार पर अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हैदराबाद में होने वाली रेस की रद्द कर दिया है। गौरव यादव ने दिल्ली टीम की पहली पारी सस्ते में समेट दी। रणजी ट्रॉफी फाइनल में रिवाकीना से भिड़ेंगी सावालिंका। ब्राजील के विश्व विजेता खिलाड़ी कोच मारियो की डेथ हो गई है। ब्राजील की ओर से एक खिलाड़ी के रूप में 2 तथा कोच और सहायक कोच के रूप में एक विश्व कप जीतने वाले फुटबॉल मारियो जगालो की डेथ हो गई है। ब्राजील ने 1958-1962 में जब विश्व कप खिताब जीते थे तब जगालो उसके स्ट्राइकर थे। चलिए ये आप देखिए, आत्मनिर्भर भारत का नायाब उदाहरण है आदित्य एल1। इंटरव्यू है इनका, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सचिन के रिकॉर्ड पर वैभव का सूरज। बिहार के समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी की चर्चा इस दिन हर क्रिकेट प्रेमी की जुबां पर। आखिरी हो क्यों नहीं, 12 साल 9 महीने के इस किशोर ने सबसे कम उम्र में रणजी खेलने का सचिन का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने बिहार टीम की ओर से मुंबई के खिलाफ शुरुआत की। हालांकि यहां तक पहुंचने से पहले वह जिला से लेकर आप देखिए राज्य स्तर तक 48 शतक व 3 दोहरे शतक अपने नाम कर चुके हैं। बेलने वाले हाथों में थमाया बल्ला बनाई क्रिकेट टीम। मैं कह रहा हूं ना कि जरूर आप लोग मोटिवेशन इनसे ले सकते हैं। मकान नहीं घर बनाता है यह जोड़ा। वास्तुकला में डिग्री लेने के बाद पुणे के एक जोड़े ने तय किया कि वह मकान नहीं घर बनाएंगे। ऐसा घर जिसमें सीमेंट का नहीं बल्कि मिट्टी और प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग हुआ। आधुनिक दौर में पुरानी परंपराओं को जकड़ कर रखने में चाय रखने वाली इस युवा दंपत्ति की यात्रा की बात हो रही है। फर्म का नाम रखा बिल्डिंग इन मड। चलिए यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ये आप देखिए न्यूयॉर्क लंदन के बीच की पहली ट्रांस अटलांटिक टेलीफोन कॉल 1927 में आज ही के दिन पहली ट्रांस अटलांटिक फोन कॉल न्यूयॉर्क और लंदन के बीच की गई थी। यह कॉल अमेरिका की AT&T कंपनी के अध्यक्ष और वाल्टर एस गिफोर्ड और ब्रिटिश जनरल पोस्ट ऑफिस के प्रमुख सर एवलिन पी के बीच हुई थी। उस समय 3 मिनट की कॉल की लागत $45 आई थी। टाइपराइटर मशीन के लिए जारी किया गया पहला पेटेंट 1714 में आज ही के दिन इंग्लैंड के इंजीनियर हेनरी मिल ने मशीन फॉर ट्रांसक्राइबिंग लेटर्स के लिए पहला पेटेंट प्राप्त हुआ था। इसे कभी बाजार में नहीं उतारा गया। पहले एक व्यावसायिक रूप से सफल टाइपराइटर का आविष्कार 1870 में मालिंग हैंसन ने किया था। आंखों से अभिनय करने वाले अभिनेता थे इरफान खान। अभिनेता इरफान खान का जन्म 1967 में आज ही जयपुर में हुआ था। पहली नौकरी एसी रिपेयर मैन के रूप में की। अभिनय की शुरुआत टीवी धारावाहिकों से की। 1988 में सलाम बॉम्बे से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 2001 में ब्रिटिश फिल्म द वॉरियर ने प्रसिद्धि दिलाई। 2008 में फिल्म इस्लम डॉग मिलीनियर करियर का अहम मोड़ साबित हुई। फिल्म पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। द अमेजिंग स्पाइडरमैन लाइफ ऑफ पाई जैसी हॉलीवुड फिल्में भी की और 29 अप्रैल 2020 को उनकी डेथ हो गई थी। आप भी सीख सकते हैं। आइस फिशिंग फेस्टिवल दक्षिण कोरिया के हॉन्चेन में शनिवार को वार्षिक हॉन्चेन आइस फिशिंग फेस्टिवल आरंभ हुआ है। इस दौरान एक जमी हुई नदी की सतह पर किए गए छिद्र के माध्यम से मछली पकड़ने का प्रयास। ये आप देखिए फेस्टिवल 28 जनवरी तक चलेगा। एआई करेगा भविष्यवाणी की कोविड किस वेरिएंट की उठेगी लहर। शोधकर्ताओं का दावा है कि मॉडल प्रत्येक देश में लगभग 73% वेरिएंट का पता लगा सकता है। विज्ञानियों ने कोविड संक्रमण से लड़ने के लिए भी खोजा हुआ है और श्रृंखला के लैंडिंग गियर की बाधित करता है। यह यौगिक कोविड-19 का 19 का कारण बनने वाले वायरस के संक्रमण से सफलतापूर्वक रक्षा कर सकता है। देखिए एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आजकल चर्चा हर ओर हो रही है। एक सामान्य जानकारी इसके बारे में जरूर रखिए। बचपन में होने वाले मोटापे को कम करने में हल्की कसरत सहायक है। अनुसंधान कह रहा है खुद खुशी की लहरों को रोकता है ईसीटी। जिन मरीजों में लगातार उठते रहते हैं विचार उनको थेरेपी से हो रहा है कारगर इलाज के बाद जी रहे हैं बेहतर जिंदगी की बात भी हो रही है। 800 मिली एम्पियर का डायरेक्टर करंट 100 मिली सेकेंड से लेकर 6 सेकंड तक दिया जाता है। 15 दिनों में मरीज हो रहे हैं ठीक। 850 को दी गई ईसीटी जी बेहतरी जिंदगी। क्या होती है ईसीटी? तो ईसीटी एक तरह की थेरेपी है जिसमें मरीज को 5 मिनट के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है और 800 मिली एम्पियर का डायरेक्ट करंट 100 मिली सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक दिया जाता है। एक दिन में
एक दिन छोड़कर ईसीटी दी जाती है। इससे न्यूरॉन और न्यूरो ट्रांसमीटर री रेगुलेट हो जाता है। एक सप्ताह के से लेकर 15 दिन में मरीज ठीक हो जाते हैं। ईसीटी सुरक्षित और जल्द असर करती है और इसके बाद दवाएं दी जाती है। और जिन 850 मरीजों को ईसीटी दी गई वे अब बेहतर जिंदगी जी रहे हैं और इस पर अभी और शोध होना बाकी है। इंटरनेट मीडिया की मदद से मिला खोया हुआ एयरपोर्ट, नई दिल्ली की देख लीजिए। ग्रासलैंड बना तो 15 साल बाद राजाजी में लौटा हाक डियर। राजाजी टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, देहरादून चिल्लावली रेंज में दिल्हा। बाघों की गणना के लगाए गए कैमरा टिप में तस्वीर कैद हुई है। हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल चीन के हेई लांगजियांग प्रांत में स्थित हार्बिन 40वां हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल शुरू हुआ। रंगीन रोशनी में थीम आधारित भव्य एक तरह से। चलिए, ये मूवी से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।